नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिले में जल्द बनाया जाएगा पत्रकार भवन। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित पत्रकार सम्मान कार्यक्रम में दी सौगात। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने संभाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यभार। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। वारासिवनी में एक ही रात में 3 घरों के ताले टूटे। विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने शुरू की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर की नारेबाजी। और कार्य में लापरवाही बरतने वाला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लिपिक सौरभ डेहरे निलंबित। अब समाचार विस्तार से। मीडिया पार्टनर्स और IND24 के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को पत्रकार सम्मान समारोह, महिला सशक्तिकरण कार्यशाला और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, IND24 चैनल हेड नवीन पुरोहित, कटंगी वारासिवनी के विधायक KD देशमुख, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, कलेक्टर DV सिंह, DIG इरशाद वली व अन्य जनप्रतिनिधियों की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के ख्याति प्राप्त पत्रकारों, समाज सेवियों और विभिन्न धार्मिक व समाजसेवी संगठनों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। श्री अशोक मोटवानी जी से निवेदन है कि माननीय अनिल द्वारे जी को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। और अब हम इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार भवन की मांग को जल्द ही पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिले में पत्रकार भवन के लिए जगह चिन्हित करके देने पर वे पत्रकार भवन का निर्माण करा देंगे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा, बीमा, पेंशन आदि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। 2 बातें 2 मांग उसने रखी थी। वैसे तो गौरी भाऊ बैठे हैं, उनसे जो मांगे सुन मिल जाएगा, पर चूंकि मेरे विभाग से जुड़ी हुई है, उन्होंने सुबह भी कहा था कि हमारे यहाँ पत्रकार भवन बन जाए। मैंने कहा जमीन का टुकड़ा आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन मुझे दे दोगे, हम भवन बनाने को पैसा दे देंगे, आप हमें दे दीजिएगा वो। बाकी तो अभी मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों को अपने निवास पर बुलाया था। आप सबको मालूम है, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले मुख्यमंत्री हाउस राजा के निवास की तरह रहता था, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। शिवराज सिंह जी बने तो मुख्यमंत्री का निवास पंचायतों के लिए खुल गया। रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, काम वाली बाई, सभी की पंचायतें उसमें हुई। उसी कड़ी में भी पत्रकारों की भी पंचायत हुई और जिसमें से लगभग सभी राशि उनकी दुगनी कर दी गई। जैसा अभी लक्ष्मी बिटिया बता रही थी कि बहुत रिस्की जॉब है नक्सलाइट एरिया में पत्रकारिता करना। निश्चित रूप से जान तो हमारी सबसे कीमती होती है, फिर भी तो दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। कैशलेस इलाज वाली भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अनेक चीजें हैं। 60 वर्ष की आयु वाला 75 से 60 वर्ष की आयु 50% प्रीमियम देने की, ऐसी अनेक घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके बावजूद भी माननीय पत्रकार बंधुओं को और कुछ चाहिए तो ये सरकार पूरी तरह से मनसा वाचा करना आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार फिर बिटिया को शुभकामना। धन्यवाद। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इसके पूर्व 16 लाख की लागत से पत्रकारों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पत्रकार भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन पत्रकारों ने उसे सहज कर नहीं रखा। उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही पत्रकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध करा देंगे। हमने श्रमजीवी पत्रकार बंधुओं के लिए जब मैं सांसद था तो 16 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया, लेकिन मैं जैसा चाहता था वैसा उसका उपयोग नहीं होने पाता। यहीं बगल में ही है
और उसका उपयोग नहीं होने के कारण फिर बाद में उसे लाइब्रेरी चालू की गई, उसका भी लाइब्रेरी का भी ठीक से उपयोग नहीं हुआ। तो निस्संदेह हम तो कलेक्टर से ज़मीन उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास में पत्रकार भवन के लिए ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में नजूर का ज़मीन है, लेकिन हम जिस चीज़ को पाते हैं उसका उपयोग भी हो और जिसके कारण जिस उद्देश्य को लेकर के कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है उसका परिणाम मिले। मैं समझता हूँ कि श्रमजीवी पत्रकार बंधु मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो भवन है उसकी एक बार जो हालत ख़राब हुई थी तो उसको रिपेयरिंग भी किया गया और उसको आपको हमने समर्पित भी किया, लेकिन उसका भी ठीक से उपयोग करें। और मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे अभी माननीय मंत्री जी ने आपको अवगत कराया है कि हमारे पत्रकार बंधुओं के सुरक्षा के दृष्टि से उनके वर्ष में, उनके जीवन बीमा में और उनके कॉलोनी इत्यादि के लिए इस सरकार ने जो कुछ किया है उसका विस्तृत उन्होंने रखा है। मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मीडिया को अपनी बात को बड़ी जवाबदारी के साथ में रखना चाहिए और रखते भी हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने देखा, पूर्वेश जी ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था सबसे पहले, और उस इंटरव्यू में मेरा पहला परिचय हमारे नवीन भैया से हुआ। और अभी जैसे अपने उद्बोधन उन्होंने कहा कि आज सकारात्मक भूमिका भी की भी आवश्यकता है। वहीं IND24 चैनल हेड नवीन पुरोहित ने पत्रकारों के कर्तव्य, उनके कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। चुप रहकर तूफान उठाया जा सकता है, बिना कहे भी शोर मचाया जा सकता है। कुछ लोग पानी जैसे होते हैं, जहां जाते हैं वैसे हो जाते हैं। पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। गर्मी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ तालियां बजाने के लिए बड़ी क्षमता चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश से लुप्त हो रही है। हम एक ही चीज़ भूल गए हैं, वो है प्रशंसा। प्रशंसा मिलती नहीं। वो प्रशंसा इतना बड़ा डोज है, प्रशंसा इतना बड़ा सप्लीमेंट है कि कुछ भी कर दे, कुछ भी करा दे। जब 100 योजन का समुद्र था और हनुमान जी वहाँ खड़े हुए थे तो थोड़ा विचलित थे, कंफ्यूज थे कि इतना बड़ा समुद्र में कैसे लांघूंगा। तो आप याद करिए कि जामवंत की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अतुलित भरधामम हेम शैलाभ देहम, आप तो बहुत पहाड़ों जैसे हैं, आप तो 1 मिनट में लांघ जाएंगे। तो वो जो प्रशंसा करने वाला जो पात्र है, वो कहीं ना कहीं वो भूमिका मीडिया की भी है। बहुत लोग जो पदों पर हैं वही काम करेंगे, आप पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते। लेकिन जो इसके पूर्व कार्यक्रम के शुरुआती दौर में IND24 चैनल की ब्यूरो चीफ व कार्यक्रम की सूत्रधार सुश्री लक्ष्मी दुबे ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष पत्रकारों के हित की अनेक मांगे रखी। ना तो वो कई जगह तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, ऐसे में ग्रामीण अंचलों से पत्रकार अपनी जान पर खेलकर समय निकाल कर आते हैं और उसके बाद उनके परिवारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। तो भैया निवेदन करती हूँ कि बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था बनाएं। दूसरी चीज, बालाघाट मुख्यालय में पत्रकारों के लिए एक पत्रकार भवन की विशेष आवश्यकता है। छोटे छोटे क्षेत्रों से पत्रकार आता है और यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था ना उसके बैठने के लिए होती है, ना उसके रुकने के लिए होती है। तो पुनः निवेदन करती हूँ कि एक सौगात बालाघाट जिले को पत्रकार भवन की यहाँ से देकर जाएं। पुनः बालाघाट की समस्त जनता जनार्दन एवं बालाघाट मीडिया की ओर से आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने बालाघाट के लिए अपना अमूल्य समारोह के बाद महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हितों में बनाए गए विभिन्न कानूनों का वर्णन करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव आना चाहिए। मानसिकता में बदलाव आने के बाद महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमती अलका चौधरी ने अपनी उम्दा रचनाओं से मातृशक्ति का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष और पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। गुरुवार को हनुमान चौक स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्री भगत ने विधिवत अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अनेक कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी
जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, ताज बदल दो, ताज बदल दो। इसके बाद देश में लगातार हो रही पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में बैलगाड़ी के साथ रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में निकाली यह रैली काली पुतली चौक पहुंची, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि कर भाजपा सरकार देश की जनता पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए करो या मरो का समय है। चुनाव बहुत करीब है, इसलिए दिन रात काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अब ये समय जो है चुनाव का बहुत करीब का समय है और इस कम समय में जितना काम नहीं हुआ है उससे चौगुना करना पड़ेगा। रात और दिन सब विश्वेश्वर भगत से अपेक्षा मत करो, आपको भी दौड़ना पड़ेगा। मैंने देखा हूं गुड्डा भैया के कार्यकाल में बहुत से पदाधिकारी 7 साल में 7 बार आए कि नहीं आए ये भी प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि हर मीटिंग में मैं रहता था, विधायक लोग नहीं रहते थे। तुम तो 1-2 बार ही आए हो, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। 4 महीने में मेरे विधायक लोग भी हर क्षेत्र में मेरे साथ रहने को चाहिए। ये नहीं कि हिना कावरे जी और मधु भगत जी आप परसवाड़ा और किन्नापुर में रहो, आपको ले जाकर कटंगी में भी आपको वहां की चार्जिंग में जाना है, आपको चल करके लालबर्रा में भी जहां हमारे विधायक नहीं है वहां भी आपको साथ में चलकर चार्जिंग करने की जरूरत है। और पदाधिकारी सिर्फ लेटर पेड बनाने के लिए पदाधिकारी न बने, इस पर शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास समय नहीं है वो बिल्कुल इसमें ना आए, क्योंकि अब जो है खाली बैठने का समय नहीं है। मैं देखूंगा कि कौन हमारा पदाधिकारी किस आंदोलन में आया है, किस मीटिंग में आया है, नहीं है, इस बात की मैं ताकीद देखूंगा। उसी तरह से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडलम के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्षों पर भी कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि ये वक्त मैंने कहा कि बहुत कम समय है और ये समय। पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि 4 माह में चुनाव की तैयारी करनी है और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। श्री सरस्वार ने भाजपा सरकार पर कई प्रहार किए। हम मध्य प्रदेश की बात करें, जितने भी वादे इन लोगों ने किए हैं, चाहे किसान को हो, तो युवा साथियों को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे दरिद्र नारायण को हो, या आदिवासियों को हो, या जनजातियों को हो, कोई भी वादे पूरे नहीं किए, बल्कि दरिद्र नारायण के विरोध में अभी कुछ काम भी कर रहे हैं ये लोग। यह स्थिति है। हमें अपने बालाघाट जिला देखना है, भ्रमित बिल्कुल न हो आप, पूरा केंद्रित कर रहे हो आप बालाघाट जिले के लिए। बालाघाट जिले में बहुत काम करना है। 2 दिन के अंदर आप अपनी कार्यकारिणी बना लें, अपनी टीम बना लें। 2 दिन के समय मैं इसलिए दे रहा हूं भगत जी कि एक नाम जिले का आपको मालूम है, 4 घंटे बैठेंगे आप एक टेबल के ऊपर तो पूरी कार्यकारिणी आप बना लेंगे। तो ये योग्यता आप में है, इस योग्यता का फायदा उठाएं, तो जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने 4 बजे का समय दिया और 5:30 बजे आ रहे हो। पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के निवृत्तमान अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। जनता की नज़र अब कांग्रेस पर है, इसलिए हमें खरा उतरना है।
हमारा किसान जिसको 50% लाभ देकर समर्थन मूल्य देने की घोषणा 4 साल में पूरा नहीं पाया, 50% लाभ देके समर्थन मूल्य किसानों को सरकार नहीं दे पाई। आज तेल कंपनियों का प्रॉफिट है 200%। 200% क्या होता बताओ आप। और उसके बाद भी महंगाई और बढ़ते जा रही है, उसका प्रॉफिट और बढ़ते जा रहा है, 250% हो गया। ये सरकार है किसकी? आम जनता की सरकार है कि तेल कंपनियों की सरकार है? नरेंद्र मोदी कर्नाटक को क्या भाषण दे रहे थे? नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कर्नाटक में कि मनमोहन सिंह की सरकार थी वो सोनिया गांधी के रिमोट पर चलती थी, और हमारी सरकार मोदी की सरकार जनता के रिमोट पर चलती है। वाह क्या बड़ा भाषण दिया, वाह बड़े अच्छे शब्द बोला है। अरे सोनिया गांधी के रिमोट पर मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, अगर उनके मार्गदर्शन में चल रही थी क्या बुरा था? कौन सा बुरा काम है चलो बताओ। और नहीं तो मोदी सरकार बोलती कि आम जनता के रिमोट में चल रहे हैं। क्या आम जनता के कहने पे तो महंगाई बढ़ा रहे पेट्रोल डीजल का? किसके कहने से बढ़ा रहे आप? ये तेल कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। तेल कंपनियां टाटा बिरला अंबानी के रिमोट पर मोदी सरकार चल रही है, आम जनता के रिमोट पर नहीं चल रही है। ये झूठ बोलता है मोदी, कितना झूठ बोलता देखो आप। ये बात हमको जनता के बीच में जाकर बताने की आवश्यकता है। इतना अमानवीय मूल्य वृद्धि और बढ़ने की संभावना है, मोदी क्या चिंता? मोदी कहाँ है? हर कोई पत्रकार पूछ रहा है, कोई मीडिया पूछ रहा है महंगाई के बारे में। मन की बात में सारे प्रश्न पहले से प्रायोजित रहते हैं। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने कहा कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल की भी सराहना की कि आने वाला जो समय है हमारे पास कांग्रेस का जो 4-5 महीने जो समय बचा है, हम लोग अपना समय अपनी अपनी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूत करने में, गली में, चौराहे में, नुक्कड़ में दें, ताकि हम जन तक पहुंच सकें। अगर उनके पास कांग्रेस का संगठन है तो मैं मान ली उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर ये मान के चलते हो कि उनका संगठन मजबूत है, उनकी शाखाएं बहुत है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर ग्राम में हर व्यक्ति, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी आपका इंतजार कर रहा है। वो खुद कार्यकर्ता बनकर के कांग्रेस को जिताना चाहता है। आपको घर घर पहुंचना है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और अपने कार्यकर्ताओं को जोश के साथ यही कहना चाहता हूं कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं भाइयों। साथ में मिलकर काम करेंगे तो आनंद कुछ अलग आएगा। हम एक दूसरे की आंख में डाल के बात करेंगे तो आनंद कुछ और आएगा। अगर आप सच हैं तो सच का सामना कीजिए। आप अगर कहीं ना कहीं अगर झूठ के सहारे पे हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सच आज कांग्रेस है और कांग्रेस का साथ आप दीजिए, और इस बालाघाट जिले के अंदर आप 6 विधानसभा जिताने का सबका सहयोग कीजिए। इस सभा में सभी वक्ताओं ने नए अध्यक्ष विशेश्वर भगत को काफ़ी अनुभवी बताते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। वाराणसी नगर में सक्रिय चोरों ने बीती रात 3 सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नगर के वार्ड नंबर 1 निवासी हेमंत गणवीर, विजय देवनाथ बिसेन और नुपेश बिसेन के सुने मकान में चोरी की। यह तीनों मकान मालिक परिवार सहित बाहर गए हुए थे, तभी बीती रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों का पता लगाने में जुटा रहा। मैं नुपेश बिसेन, शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया में। तो ये कैसे क्या घटनाक्रम हो गया आपके? एक्चुअली में हम लोग यहाँ थे नहीं, घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था और हम अपने ससुराल गए हुए थे। तो आज ससुराल में सुबह हमारे जीजाजी बाजू में रहते हैं, उनके द्वारा हमको अवगत कराया गया कि तुम्हारा घर का ताला टूटा हुआ है। और उन्होंने आके पूरा चेक किया तो पूरे लाइट चालू थे और पूरे कमरों में जितनी भी अलमारियाँ रखी थी, दोनों अलमारियों को तोड़कर उन्होंने पूरा देखा, खोजबीन किया और उसमें कुछ बिछिया रखी हुई, 3 जोड़ी बिछिया रखी हुई थी, वो लेके गए। और साहब एक सिक्का चांदी का और 5,000 रुपये केस रखा हुआ था, वो भी लेकर गए। आपने चेकिंग कर ली पूरी अच्छे से? चेकिंग तो अभी पूरी नहीं कर पाए हम, अब वो धीरे से करेंगे चेकिंग। अब क्या है, फिंगरप्रिंट लेना है पुलिस को, इसलिए हम हाथ नहीं लगा रहे हैं।
अपने ये जो चोरियाँ जो बढ़ते जा रही है, वारदात जो बड़ी घटी है, इसका आप क्या मानते हैं? इसको हम ये मानते हैं कि पुलिस निष्क्रिय है, कोई ध्यान नहीं दे रही इधर। हमारे मोहल्ले में अभी तक तो चोरियाँ नहीं हुई थी, लेकिन जब से हमने मकान बनाया है तब से पुलिस की कोई गश्त वगैरह समझ में नहीं आती, चेक करने नहीं आते, देखने नहीं आते, जबकि यहाँ वॉच होना चाहिए कि अब पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, क्या घटना हुई? यहाँ चोरी हो गई रात में। अभी पड़ोसियों द्वारा पता चला, भाभी मेरी गांव में थी, गर्रा में। ये कब गए थे गर्रा? गर्रा अभी 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले गए थे। आज सवेरे पता चला? आज सवेरे पता चला। चोर एंटर कहाँ से हुआ था घर में? चोर एंटर गेट का सामने लॉक लगा हुआ था, गेट कूद के एंटर किया है उन लोगों ने और चैनल गेट का लॉक वॉक तोड़ा है। क्या इसमें अपने क्या चीज़ गायब है आपके? यहाँ हम लोगों ने खैर छुआ हुआ नहीं है अभी सामान को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पायल का वो जो बॉक्स था वो खुला पड़ा हुआ है और जहाँ पैसे रखे हुए थे भाभी ने जो रखा था अलमीरा में, वो भी सब बाहर पड़ा हुआ है और सब अपना तपरा पड़ा हुआ है, सब बिखरा हुआ है सब। उन्होंने कहाँ पे अपने चेकिंग किया आपके? उन लोगों ने सामने हॉल से लेके बेडरूम तक, किचन तक पूरा चेक किया। पूरा चेक किया, सब तहस-नहस पड़ा हुआ। क्या लगता है आपको इन चोरियाँ? यही गिरोह वाला मामला है, 8-10 लोग मिलकर चोरी किए हैं, क्योंकि एक साथ 3 वारदात हुई है यहाँ पे मोहल्ले में। पीछे बिशन जी के यहाँ भी हुई है, गणवीर जी के यहाँ भी हुई है और पुलिस प्रशासन आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ रही, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। आपके यहाँ की गश्त कैसी क्या है? कुछ कोई गश्त नहीं है। कोई गश्त नहीं? कोई गश्त नहीं। दिन भर यहाँ पे ग्राउंड में सामने कैरियर के स्कूल के सामने ग्राउंड है, वहाँ पे आए दिन लड़के लोग रात के 9-10 बजे बैठ के शराब पीते रहते हैं, बोतलें तोड़ते रहते हैं, पुलिस कोई गश्त नहीं दे रही। सर, आज आप घटनास्थल पे गए थे तो आपने क्या पाया जहाँ चोरियाँ हुई? कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और सूने जो घर थे उनको उन्हें निशाना बनाया और मौके पे जाके जांच की है और कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जा रही है। FSL टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह भी जो है बुलवाया गया, फिंगरप्रिंट लेके फिर जो सभी साक्ष्य मिलेंगे उसके पतासाजी अज्ञात आरोपी की जाकर वैधानिक कार्रवाई की। सर, इसमें अपने जो बताया गया आपको घटनास्थल पर, तो जुमला कितने का चोरी हुआ है टोटल? 2 घरों में तो वो नॉर्मल है, उनके जो है चिल्लर पैसे गए हैं, पायल गई है, वो बिछिया गई है। एक घर में ज़्यादा सामान गया है। सर, पूर्व में भी अपने वाराणसी में ऐसी वारदातें घट चुकी है जिसमें CCTV में कैद हो चुका है, किंतु आज तक पकड़ना आना और वहाँ पे अपने जिनका चोरी हुई है उनके द्वारा पुलिस पे ये निष्क्रियता पे सवाल उठाए गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस निष्क्रियता बरत रही है। पुलिस सतत रूप से जो है प्रयास कर रही है, लेकिन जिनके भी चेहरे जो है CCTV में कैद हुए हैं उनको स्थानीय लोग ही नहीं पहचान पा रहे हैं। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर वन विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। दक्षिण वन मंडल कार्यालय के सामने वन विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बताएं कि वेतन विसंगति सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने यह हड़ताल शुरू की है। वहीं इन हड़तालियों के चले जाने के बाद वन विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारियों को लेकर सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। देखो, मैं बोलूंगा निकलो मकानों से, तो आपको बोलना है, लड़ना है, अरे निकलो मकानों से, निकलो मकानों से। अरे अभी तो ये आई है, अभी तो ये आई है, अभी तो ये आई है। नहीं चलेगी रस्सा कस्सी, लेकर आएंगे 56-80। नहीं चलेगी रस्सा कस्सी, अरे नहीं चलेगी रस्सा कस्सी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रीति शाक्या है। मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन जिला बालाघाट की मैं अध्यक्ष हूँ। क्या वजह से करनी पड़ रही है आपको? हम लोग को इस वजह से करनी पड़ रही है, जो मेन मुद्दा है वो है वेतन विसंगति। हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी 24 आवर की ड्यूटी है, मगर उस हिसाब से हमारा वेतन नहीं है। जो दूसरे विभाग हैं उसमें उन्हीं लोगों का वेतन ज़्यादा है और हम लोगों का नहीं है उतना ज़्यादा। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकार को लेकर इस लड़ाई में उतरे हैं। कितने दिवसीय चलेगी आप लोग?
ये तो अनिश्चितकालीन है, क्योंकि पहले हम लोगों को लिखित में आश्वासन दिया गया था, मगर वो आश्वासन की भी तारीख निकल गई है। इसीलिए अब हम लोग सब उतर आए हैं हड़ताल पे, और ये तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम हड़ताल पे नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे वनों को कोई नुकसान हो, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हम जिस लिए हम 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उतना हमको मिलना चाहिए। तो आपका प्रांत स्तर के जो कार्य अध्यक्ष लोग हैं, क्या कहते हैं, उनसे कुछ चर्चा और क्या हुई प्रशासन से या प्रशासन से चर्चा हुई थी, लिखित आश्वासन मिला था, मगर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक में हमारी मांगों की सुनवाई होगी, मगर कैबिनेट की बैठक में भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी हम सुन रहे हैं कि दूसरी बैठक जो है 29 तारीख को, उस दिन शायद हमारी मांगों को लेकर सरकार जागृत होगी, और अभी यही चल रहा है। मगर तब तक के लिए हम हड़ताल पर हैं जब तक हमको लिखित में हमारी मांगें पूरी नहीं होती। मैं मितेन चिचखिड़े, वनव्रत बालाघाट का मैं प्रतिनिधि हूँ। कुछ ब्राह्मण समिति के लोग हैं वो सेवाएं दे रहे हैं, कुछ चौकीदार लोग हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि स्थायी कर्मी भी हमारे साथ में हड़ताल में शामिल है। सर, तो क्या लगता है आपको, सरकार आप लोगों की मांगों पे विचार कर रही है या नहीं कर रही है? हमारी मांगें जायज़ है, सरकार को हमारी मांगों पे विचार करना चाहिए। जैसे देखा गया है कि कई विभाग के जो कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है, कई सारी गतिविधियां किया है, लेकिन उनको भी अभी तक आश्वासन दिया गया, लेकिन उनके लिए मान्य नहीं किया गया। हमारी मांगें अभी से नहीं, हमारी मांगें बहुत पहले से है और हम लोग सतत मांगे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी मांगें पूरी तरीके से मानी नहीं गई है। सबसे बड़ी मांग हमारी है वेतन विसंगति की, जो पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सीसीएफ श्री मीना ने बताया कि वन कर्मचारियों की मांगे शीघ्र ही शासन पूर्ण कर देगा। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से व्यवस्थाओं पर असर तो पड़ेगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जो वन विभाग एक्चुअली एक तो मुख्यालय से ये फ़ोन आया है कि इनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। इसके बावजूद ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो अभी, चूँकि एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता कितने लोग अभी हड़ताल पे हैं, लेकिन हमने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे जो डीएफओ साहिबान हैं, उपमंडल अधिकारीगण हैं, उसके साथ साथ जो डेली वेजेस के जो स्थायी कर्मी हैं और हमारे लिपि के वर्ग हैं और ऐसे अन्य लोगों से मिलकर के हम लोग इसकी जो कार्य में कम से कम व्याधा उत्पन्न हो तो हम लोग उसको कर रहे हैं। सर, मुख्यालय से कोई ऐसे निर्देश, जैसे कि काफ़ी अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और वनों में आग की प्रॉब्लम देखी जाती है, तो वन सुरक्षा को लेकर तो हम लोगों के आग के लिए ऑलरेडी फायर वॉचर्स हैं। ये बात निश्चित है कि कर्मचारी जो हड़ताल पे गए हैं, जिनसे स्वाभाविक है कि उससे फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन हम लोग उसको मिनिमाइज़ करने की, यानी कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फायर का जहाँ तक नियंत्रण है, हम लोगों ने फायर वॉचर की व्यवस्था कर रखी है, जो फायर वॉचर उसको नियंत्रण कर रहे हैं। गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। आयोजित इस बैठक में चलो पंचायत अभियान, ग्राम केंद्रों की बैठकें, बूथ समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, कर्नाटक चुनाव पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं वर्ष 2018-19 को मिशन को पूरा करने पर विचार विमर्श किया गया। सम्माननीय अतुल जी का जो प्रवास प्रत्येक मंडल अध्यक्ष के आवास में पहुंच करके उन्होंने बैठक की, प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। इसी तरह से हमारे मंडल अध्यक्ष वही वोटर कॉपरेज चले गए तो क्यों 5 मंडल में कितने बच्चे आए? ऐसा बताना चाहिए रमेश। अच्छा, ये तो ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में विशेष रूप से हमारे विधायक, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंडल के अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष और जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, ऐसे लोगों को आज यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। बहुत छोटी बैठक थी, बहुत कम लोगों को अपेक्षित थे इसमें, और उसमें हमारी जो योजना है, अभी हमारा 14 तारीख को पंचायत का प्रवास भी हुआ, उसकी भी समीक्षा की गई और लगभग ये पाया गया कि 90% पंचायतों में हमारे कार्यकर्ताओं का प्रवास वहाँ पर हुआ।
हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए और हमने योजना बनाई कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्राम केंद्र जो हमारी जो योजना है वहाँ पर बैठकें हों और हर मंडल की बैठकों का तारीख भी तय किया है। फिर इसके बाद ग्राम केंद्रों की भी बैठक होगी और उसमें बूथ की जो समिति हमने बनाई है 20-20 लोगों की, हर बूथ पे हमारी समिति होगी, पन्ना प्रमुख होंगे, इन सब का एक प्रशिक्षण वर्ग भी ये 2 जून तक वो कार्यक्रम से पूरे हमारे निपट जाएंगे और उस कार्यक्रमों में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता मोटिवेट हो, प्रशिक्षित हो और हमारा कार्यकर्ता, वैसे तो हमारा कार्यकर्ता सबसे अलग भी है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हमारे सदस्य। कलेक्टर डीवी सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 सौरभ डेहरे को अपने कार्य में लापरवाही बरतने, न्यायालयीन प्रकरणों के समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारंजा में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सहायक ग्रेड 3 सौरभ को न्यायालयीन प्रकरणों एवं याचिकाओं के जवाब प्रस्तुत करने का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन उनके द्वारा समय पर प्रश्नों के जवाब नहीं लगाए जाते थे, जिससे न्यायालयीन प्रकरणों में अवमानना जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा वे बिना सूचना के कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहते थे। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा था। जिले के तमाम विकास खंडों के जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष ने गुरुवार को नगर के सर्किट हाउस पहुंचकर जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। जल उपभोक्ता संस्था बासी के जिलाध्यक्ष मूरत पारदी ने बताया कि जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव हर 2 वर्ष में होते हैं। इस व्यवस्था से विकास कार्य को दिशा देने में काफ़ी दिक्कतें होती है। हमारी मांग है कि जल उपभोक्ता के निर्वाचन अवधि को 5 वर्ष किया जाए और इस बात को रखा कि हमारे प्रदेश में जो ये प्रणाली लागू की गई है, 2 साल में सदस्यों का चुनाव और जल उपभोक्ता संस्था के सदस्यों का चुनाव और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव, ये प्रणाली एकदम गलत है। हमारे बीच में छोटे छोटे किसानों के बीच में बार बार चुनाव को थोपना, इस परंपरा को, ऐसी परंपरा प्रदेश में किसी अन्य चुनाव में नहीं लागू की गई है, ये प्रणाली नहीं लागू की गई है और हम किसानों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर हमको जवाब दिया कि ये प्रणाली बहुत गलत है, ये तुरंत समाप्त की जाना चाहिए, ये हमको आश्वस्त किया उन्होंने। उसके बाद हम माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की हम लोगों ने। हम जो अध्यक्षों के साथ, जो सब लोगों के साथ जब गए थे वहाँ मुलाकात किया तो उनका कहना ये था कि हम इस पर विचार करते हैं और संतोष पर जवाब तब भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। आज हमारे अध्यक्ष लोग सब उनसे मुलाकात किया, सभी लोग अध्यक्ष गए थे और हमारा कहना यह है कि प्रदेश सरकार को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। जब 2 साल में 1 साल चुनाव में कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है, जिस भी पद पर चुनकर जाता, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, चाहे किसी भी पद पर हो, सरपंच हो, पंच हो, जल संस्था का अध्यक्ष हो, सदस्य हो, किसी पद पर चुनकर जाता है तो उसको पहले तो उस काम को समझने के लिए 1 साल लग जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं और 1 साल जब उसको समझने के लिए लग गया तो दूसरे साल में जब काम चालू करेगा वो, तो तब उसका समय ऐसे ही बीत जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता, फिर चुनाव थोप दिया जाता है। इस दौरान सभी ब्लॉक के जल उपभोक्ता संस्था के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आपका नाम बताया? शुभाराम चाकपा, गर्दा जिला से अध्यक्ष। आज आप लोग जनसंपर्क मंत्री जी से मिले? हाँ, किए। हमने अपने किस मांग को लेकर के मिले थे? बस यही मांग को लेकर मिली थी कि हमारा भी कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए, 2 साल का गलत है और 2 साल कार्यकाल में किसानों को बहुत समस्या हो रही है और हमको भी समस्या हो रही है। कैसी समस्या होती है? 2 साल में किसान लोग बोलते हैं कि क्या वोट देना, भाई वो भी आने से इनकार होते हैं। कार्यकाल सभी का 5 साल का, आपके 2 साल कैसा, हमारा कैसा। और फिर क्या इसके बाद में जो कार्य होना चाहिए, नहर वहर का, तालाब का रख रखाव होना चाहिए, जैसे फूटता है टूटता है, उसमें बराबर देख रेख के लिए बराबर पैसे नहीं मिल रहे हैं और पैसे भी आ रहे तो क्या वो कार्य मनरेगा के द्वारा हो रहे हैं, तो फिर हमें जल अध्यक्ष बनाने का मतलब क्या रहा। कम से कम हमारा फंड जो है आगे बढ़ाना चाहिए, 2 लाख से कम 10 लाख तक करना चाहिए कम से कम, ताकि हम अपना सुरक्षा से वहाँ काम करा सकें। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 23 दिनों से हड़ताल की जा रही है।
गुरुवार को हड़ताली इंजीनियर्स ने भजन कीर्तन के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। मैं विजय रावतकर, अध्यक्ष मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिला समिति बालाघाट। आज हमारा कार्यक्रम है भजन कीर्तन गाकर के शासन का ध्यान हमारी आज हमारा जो प्रोग्राम है कि भजन कीर्तन गा के शासन का हमारी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित कराना है और अपना प्रदर्शन करना है। तो आज जिला समिति ने ये निर्णय किया है कि आज भजन कीर्तन गा करके और हम शासन को अपनी मांगों की बातें पहुंचाएं। कल हमारा वाहन रैली का प्रोग्राम है 25 तारीख को बालाघाट शहर में वाहन रैली घुमाते हुए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कल। और परसों जल सत्याग्रह 26 तारीख को जल सत्याग्रह का कार्यक्रम है हमारा बजरंग घाट में। सारे सदस्य जल सत्याग्रह करके भी प्रदर्शन करेंगे। सर, ये देखा गया है कि आप लोग की करीबन 1 महीना के लगभग हड़ताल होने लगी है और अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हाँ, हमारी ये हड़ताल जो है आज 22वां दिन है, 23वां दिन है। आज 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसके कारण आज हमारी भोपाल में भी मीटिंग चल रही है कि आगे की। संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड द्वारा प्रदेश के सभी 51 जिलों में जय ज्योति जय क्रांति एकता रथ यात्रा चलाई जा रही है। समाज की सभी शाखाओं को एकत्रित कर उन्हें एक सूत्र में बांधने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास किए जाने के उद्देश्य को लेकर 16 मई को फुले माली समाज धर्मशाला उज्जैन से शुरू की गई यह एकता रथ यात्रा गुरुवार को बालाघाट बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक धर्मशाला पहुंची। यहां माली समाज द्वारा एकता रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद समाज को इस रथ यात्रा के उद्देश्य से रूबरू कराया गया। आपको बता दें कि यह एकता रथ यात्रा शुक्रवार को मंडला के लिए रवाना होगी, जो अन्य जिलों का भ्रमण करते हुए 10 जून को भोपाल स्थित महात्मा फुले भवन पहुंचेगी, जहां समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य कैबिनेट मंत्री व विधायकों की प्रमुख उपस्थिति में फुले ब्रिगेड हेल्पलाइन का शुभारंभ होगा, जो समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर उनका विकास करने का कार्य करेगा। पुष्पमाल्य द्वारा विनोद माली जी का स्वागत गले मिलकर स्वागत करें कि हृदय से हृदय मिले और प्रकाश की ज्योति जले। आदरणीय चेतन लाल जी साथ नागेश्वर वरिष्ठ समाज सेवी। हाँ सर, बताइए आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है। हमारा संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश में 51 जिले और 7000 किलोमीटर की परिधि की यह यात्रा 27 दिन में भोपाल 10 जून को पहुंचेगी। 16 मई उज्जैन से प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त माली समाज जो पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में निवासरत है उसको संगठित करना और साथ ही फुले ब्रिगेड हेल्पलाइन तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू करना, जिसके माध्यम से समस्त माली समाज को और दीन दुखी अभावग्रस्त अन्य समाज के लोग हो तो उनकी मदद करना, ऐसा उद्देश्य लेकर के यह यात्रा निकाली जा रही है।
और अभी भोपाल में 10 जून को बहुत बड़ा एक सम्मेलन हम इस यात्रा के माध्यम से करने जा रहे हैं। जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित बालाघाट के प्रत्यायुक्त सदस्यों कुल 17 समूह से कुल 17 प्रत्यायुक्त सदस्यों के निर्वाचन के लिए श्रीमती हंसा टेमरे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रत्यायुक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु 30 मई को नामांकन पत्र संस्था कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। 31 मई को प्राप्त सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 1 जून को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाकर 6 जून को संस्था की विशेष आम सभा में मतदान और मतगणना करवाया जाकर निर्वाचित प्रत्यायुक्तों की घोषणा की जाएगी। परसवाड़ा क्षेत्र की एक लड़की ने एक युवक पर जान से मारने की धमकी देकर दुराचार करने और अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाया है। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर परसवाड़ा पुलिस ने मनोज राहंगडाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर उपजेल बहियर भिजवा दिया। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी संजय तुरकर और महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक की उपस्थिति में हुई। इस बैठक में आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देते हुए इस योजना को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। मैं संजय तुरकर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक वाराणसी। सर, आज किस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी? आज आयुष्मान भारत के तहत में संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत में जनगणना 2011 के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर चिन्हित परिवारों के जो सूची है उसके सर्वे के हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज पूरी जानकारी दी गई कि जो परिवार हमारे पास में D1 से D7 वाले D6 को छोड़कर के परिवार हैं, इन परिवारों में नाम को ऐड किया जाना है। जो शादी होकर के हुआ तो नाम ऐड करना है, बच्चे पैदा हुए तो ऐड करना है, और परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नाम को विलोपित किया जाना है। इसकी सारी जानकारी उनको दी गई। चूँकि आयुष्मान भारत 15 अगस्त 2018 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, उसके पूर्व इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सारे सर्वे सूची में नाम जोड़ करके तो तैयार किया जाना है, ताकि 15 अगस्त के बाद में इस योजना का लाभ जो वंचित और जो योग्य जो हितग्राही हैं उनको प्रारंभ हो जाए। सर, इस योजना में क्या लाभ मिलेगा? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे जो परिवार जो इस सर्वे सूची में हैं, इन परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसमें चिन्हित जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और उसके अलावा भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि कैंसर की बीमारी हो गया है, डायबिटीज़ का इलाज हो गया, हार्ट डिसीज़ का, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनफर्टिलिटी वाली, ऐसे जो 5 लाख तक के खर्चे गरीब परिवार को आता है, जो उठा नहीं पाते, उनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कैटेगरी क्या रहेगी सर इसमें, जिसको लाभान्वित? D1 से लेकर के D7 तक कैटेगरी दी हुई है। जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार अगर कोई एक कमरे के कच्चे मकान में रहता है वो पात्र हितग्राही होगा। कोई परिवार की विधवा महिला है और घर की मुखिया है और छोटे बच्चे हैं वो हितग्राही होगा। कोई जो विकलांग है और जो सर्वे में आया वो हितग्राही होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे वो इसके हितग्राही होंगे। और ये जो कार्यक्रम है 2011 की स्थिति के हिसाब से, इसमें परिवार की संख्या उसके हिसाब से उसको अपडेट किया जाना है। शासन की मंशा क्या सर? शासन की मंशा ये है कि ऐसे परिवार जो बड़ी बीमारियां हो जाने के उपरांत इलाज नहीं करा पाते और वो असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ये चाहती है कि ऐसे दबे कुचले व्यक्ति जो हैं उनको चिन्हित पहले से कर दिया जाए, और जब भी कोई बड़ी बीमारी के समय उनको जो भी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जिसका खर्चा 5 लाख तक का है प्रति परिवार प्रति वर्ष में, वो सरकार उनको मुफ्त में इलाज करवाएगी उनका, और ऐसे जो असमय मौत से उनको बचाया जा सके। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा की जा रही हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद यात्रियों ने चैन की सांस ली है। लालबर्रा के बस स्टैंड में गुरुवार को काफी चहल पहल देखी गई। तो अभी जैसे 2-3 दिनों से बस बंद थी, तो 3-4 दिनों से बस बंद है। यात्री बहुत परेशान है और बहुत व्यापारी लोग जो हैं उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ा। हमारी रोजी रोटी में भी बहुत अड़चने आई धंधे से, बस बंद होने से। और पेट्रोल डीजल के भी रेट कम होना चाहिए, जो यात्री परेशान हो रहे हैं वो ना हो। अब वो लगता है कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते गए जिससे आपके जो रोजी रोटी उसमें बहुत फर्क पड़ा है।
आज क्या स्थिति मतलब यात्रियों की, जैसे बस चालू हुई तो परेशानी तो खत्म हो गई है, बाकी जो है डीजल और पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए, उससे क्या है। अरे बसों में क्या भीड़ दिख रही है आपका? अभी तो डरे हुए लोग आने रहे शहर से यहाँ पर के बस बंदे करके फिर तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब लोगों को धीरे धीरे मालूम हो रहा है, जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा द्वारा बुधवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बस स्टैंड से मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेसी नेताओं में नारायण सिंह परियार, मनीष कुशवाहा और अनिल शर्मा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। आम सभा के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने की मांग की गई है। आज जैसे कि हम देख रहे हैं, रोज कर्नाटक चुनाव के बाद सिर्फ 15 दिन तक दाम पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़े, और जैसे ही इन्होंने कर्नाटक चुनाव निपटाया उसके बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आज तक 4-4, 5-5 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हो चुकी है। उसका प्रतिफल है कि आज भाड़ा ढोने वाले वाहन और बस ऑपरेटर सब हड़ताल पर। अगर सरकार टिकट का कुछ रेट बढ़ाती है तो सीधे सीधे भार आम नागरिकों पे आता है, जिनको हमेशा बसों के माध्यम से यात्राएं करनी होती है। साथियों, आज कच्चे तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, इतनी गिरी हुई कीमत है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय 50 और 55 रुपये डीजल और पेट्रोल जो बिक रहा था, वो स्थिति आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की है। जैसे कि हमारे भाई ने बताया और आप सब जानते हैं, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर प्रदेश सरकार का अलग टैक्स है और देश की सरकार का अलग टैक्स है, और उस माध्यम से आम नागरिकों को लूटा जा रहा है। जैसे कि अभी आनंद फानंद में जीएसटी कानून आया, भाई जीएसटी कानून आया, जब हर चीजों पे आप रेट लगा रहे, जीएसटी लगा रहे हैं, तो डीजल और पेट्रोल में। मैं अनिल शर्मा, लालबर्रा सोसाइटी अध्यक्ष। आज बीजेपी का शासन पूर्णतः फेल हो गया। ना किसानों के साथ हमदर्दी है, न युवाओं के साथ हमदर्दी है, न हमदर्दी पेट्रोल के साथ है। पेट्रोल और डीजल के भाव जो जीएसटी है, जो अंबानी कंपनी है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, इसे खुलेआम से धोता है। गरीब मजदूर किसान का अहित करने वाली पार्टी है। और जो आज दिया गया है पेट्रोल के विरोध में, डीजल के विरोध में, आज ज्ञापन दिया गया लालबर्रा में मोदी जी के खिलाफ और प्रदेश से सरकार के खिलाफ। हमारा ये पहुंचाना है इनको कि यहाँ पे चेहरे का रेट है ना, भावांतर योजना में नहीं मिल पा रहा है, किसान मरे जा रहा है। आज कम से कम और किसान घर में बैठा है जो अपना चना बेचने के लिए, और गेहूं की भी समय सीमा का ख़त्म हो रही है, और उसका चने की भी समय सीमा पर्याप्त होने के साथ साथ अब कम हो गई है। पहले 5 जून थी, अब ये 26 मई बची है, जिसका हम बहुत विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। मनीष कुशवाहा, प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आज समस्त ब्लॉक के कांग्रेस जन द्वारा जो विगत दिवस पेट्रोल एवं डीजल की जो मूल्य वृद्धि बढ़ाई गई है भाजपा की सरकार द्वारा, उसके विरोध में आज रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। और ये मांग की गई है कि तत्काल ये जो मूल्य वृद्धि बढ़ाई गई है इसे वापस ले सरकार। प्रतिदिन जो रेट बढ़ाकर पेट्रोल एवं डीजल के जो आम जनमानस पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी जेबों में जो डकार लिया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिले में जल्द बनाया जाएगा पत्रकार भवन।
उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित पत्रकार सम्मान कार्यक्रम में दी सौगात। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने संभाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यभार। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। वारासिवनी में एक ही रात में 3 घरों के ताले टूटे। विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने शुरू की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर की नारेबाजी। और कार्य में लापरवाही बरतने वाला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लिपिक सौरभ डेहरे निलंबित। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।